गुरुकुल मतलब फटी हुई धोती, गुरुकुल मतलब लंगोटी वाला, गुरुकुल मतलब चोटी वाला, गुरुकुल मतलब पिछड़ा हुआ, गुरुकुल मतलब गरीब। ये आइडियोलॉजी, ये माइंडसेट अब लोगों को चेंज करना होगा। फिनलैंड के बारे में मैं पढ़ रही थी कि आई थिंक सबसे अच्छी जो एजुकेशन सिस्टम है वहीं कहीं माना जाता है, और वो कहीं ना कहीं गुरुकुल से काफी रिजेंबल करता है। आपको मैं बहुत सारे ऐसे गुरुकुल दिखा सकता हूँ जहाँ IAS, IPS, PCS नेताओं के, राजनेताओं के, बड़े बड़े घरों के बच्चे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं, करोड़पतियों के बच्चे पढ़ते हैं, जो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ट्यूशन कर रहा है, कॉलेज से निकलने वाला बच्चा जॉब के लिए अलग से स्किल ले रहा है। तो भाई तुम स्कूल और कॉलेज गए क्यों? यदि आपके गुरुकुल में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो मदरसों में भी तो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। आप यदि गुरुकुल खोलना चाहते हैं तो मदरसे से परहेज क्यों करते हैं? अभी के सिस्टम में अगर ऐसा हो कि एक ओपन ईयर हो जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स में जाके पढूं, मेरे नंबर के बेसिस पे भले ही मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए बट मैं कोर्स बाद में डिफाइन कर सकूं। आंख पे पट्टी लगाकर वो ऐसे करके पढ़ जाती थी, तो मैंने बोला ये बोले हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता है। तो मैं ये देखता हूँ ऐसी स्टोरीज बहुत हैं जो जहाँ पर पैशन ही काम करता है, एजुकेशन सिस्टम नहीं करता। गांव की भीड़ में आपको देखने से लगेगा अनपढ़ लोग बैठे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम उसके बीच में एक प्रोफेसर भी बैठा है, उसके बीच में एक MBBS MD डॉक्टर भी बैठा है। जब मैं मास्टर्स या बीटेक में गई, जब मैंने बैचलर्स किया, तो वो जो एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने का टाइम था वो नहीं हो पा रहा था। आपके अंदर ऐसे कौन से बीज थे जो आप सीधे गुरुकुल चले गए? बड़े बड़े पैसे वाले लोग लाइन में लग करके एडमिशन लेने आते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं मिलता। गुरुकुल चोटीपुरा में एडमिशन नहीं मिलता बच्चियों को। साथियों, आपने इस पॉडकास्ट में इंटरेस्ट दिखाया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस पॉडकास्ट में एक गेमिंग सेक्शन होता है जो हम केवल अपने स्ट्राइकिंग थॉट शो यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस पॉडकास्ट के डिलीटेड सीन्स चाहिए, BTS चाहिए और हमारे जो आगे आने वाले गेस्ट हैं उनसे अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और साथियों, ये पॉडकास्ट शिक्षणम द्वारा संभव हो पाया है। आप सभी को पता होगा कि शिक्षणम पर हम भारतीय दर्शनों को, उपनिषदों को और संस्कृत भाषा को सिखाते हैं। और इस बार आपके लिए खुशखबरी भी है कि हमारे संस्कृत कोर्स में अब आपको अनलिमिटेड लाइव सेशंस मिलेंगे। यानी आप हमारे संस्कृत कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको आजीवन जो आचार्य पढ़ाते हैं उनसे हर रविवार को शाम 7 बजे जुड़ने का मौका मिलेगा। आप संस्कृत से जुड़े विषयों पर बात कर सकते हैं और अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और ये आपको आजीवन काल के लिए मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षणम ग्रो कर रहा है हम संकल्पबद्ध होते जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आपकी सहायता करने के लिए। डिटेल्स और लिंक्स आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए अब पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। सभी चिंतकों का शिक्षणम द्वारा आयोजित स्ट्राइकिंग थॉट्स पर स्वागत है। साथियों, संस्कृत में एक सुभाषित श्लोक है कि आचार्यात् पादम आधत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्यः पादम काल क्रमेण च। यानी कि चाहे आप इंस्टीट्यूट में हो, विद्यालय में हो या जीवन में हो, आप जितना कुछ भी सीखते हैं, जो भी विद्या अर्जित करते हैं, जो भी ज्ञानार्जन करते हैं, अगर उसको 4 भागों में बांटा जाए तो पहला भाग तो आप गुरु से पाते हैं, दूसरा भाग आप पाते हैं अपनी स्वयं की बुद्धि से, तीसरा भाग अपने सहपाठियों से आप पाते हैं जब सहपाठियों से परिचर्चा करते हैं, और जो चौथा भाग है आपकी विद्या का, आपके ज्ञानार्जन का, वो आपको समय सिखाता है, आपका जीवन सिखाता है। ये हमारी गुरुकुल की परंपरा रही है। ये एक एंशिएंट थॉट रहा है हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का, और ऐसा ही कुछ विचार आज भी हम देखते हैं। अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं तो आज इंस्टीट्यूट में अगर 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे तो गुरु के भरोसे रहते हैं कि जो आचार्य जी पढ़ा देंगे, टीचर पढ़ा देंगे, उससे हम पास हो जाएंगे। 25 जो दिमाग लगाते हैं उनको लगता है कि चलो हम अपने बौद्धिक स्तर पर सेल्फ स्टडी कर लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस ले लेंगे, खुद से पुस्तकों को पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। उनमें से भी हम 25 ऐसे देखते हैं जो दोस्तों के भरोसे रहते हैं, एक रात पहले दोस्तों से पढ़ लिया और उससे पास हो जाएंगे। और जो 25% बचते हैं वो समय के भरोसे रहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, दोनों तरह हम थॉट्स देखते हैं। आज एक ऐसा मंच है जहां पर हम दोनों व्यवस्थाओं, जो हमारा गुरुकुल सिस्टम रहा है, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम रहा है, और जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसको हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे दाईं तरफ हैं भाई गौतम खट्टर जी। और गौतम खट्टर जी को इंट्रोडक्शन की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गौतम जी हरिद्वार से स्वामी श्रद्धानंद जी के प्राचीन गुरुकुल कांगड़ी से योग विज्ञान में बैचलर्स किए हैं। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है श्री राम शर्मा जी, उनका जो इंस्टीट्यूट है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वहाँ से उन्होंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है। और वो वहाँ नहीं रुकते हैं, वो वापस जाते हैं उसी गुरुकुल में और वहाँ पर भी वैदिक साहित्य में फिर से मास्टर करते हैं। इतना सब कुछ ज्ञान होने के बाद
वो न केवल ऑनलाइन अपने YouTube चैनल के माध्यम से बल्कि ऑफलाइन जमीनी स्तर पर भी वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सक्रिय रूप से गुरुकुलों के पुनर्निर्माण में और जीर्णोद्धार में लगे हुए हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आपका धन्यवाद गौतम जी। और मेरे बाईं तरफ जुड़ चुकी हैं मनोज्ञा तिवारी जी। आप मनोज्ञा जी को इनके चैनल मनु कहत के माध्यम से, चाहे रामायण हो, हनुमान चालीसा हो, महाभारत हो, इन सभी विषयों पर, इन सभी गहन विषयों पर विश्लेषण करते हुए देखे होंगे। और शायद आपको ना पता हो कि मनोज्ञा जी कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हैं और IIT दिल्ली से इनके पास स्पेशलाइजेशन भी है। साथ में इनको 8 साल का मार्केटिंग और सेल्स का एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के बाद आज एक कैनेडियन स्टार्टअप में मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो मैं मनोज्ञा जी आपका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस मंच को एक अवसर देखता हूं कि जहां हमारे साथ एक गुरुकुल के समीप, गुरुकुल से निकले हुए व्यक्तित्व हैं जिन्होंने गुरुकुल को देखा है, जाना है, उसके स्ट्रक्चर से बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ मेरे ही जैसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए व्यक्तित्व हैं जिन्होंने न केवल कॉर्पोरेट को नज़दीक से देखा है, जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसको भी देखा है और आज कार्य कर रहे हैं। तो ये एक अवसर मैं ऐसा देखता हूँ कि जहाँ पर हम अपने गुरुकुल सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बीच का जो गैप है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ में ये एक ऐसा अवसर भी है जहाँ पर हम जो सॉल्यूशंस हैं उन पर भी बात कर सकते हैं और भारत के एजुकेशन सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग करने का एक प्रयास कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस विशेष एपिसोड को प्रारंभ करेंगे। और आप सभी को पता है कि हम एक कैरम का छोटा सा गेम खेलते हैं और गेम खेलते हुए चर्चा करते हैं। तो मैं पहला तो मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपने दोनों लोगों ने कैरम खेला हो, या फिर बचपन में ही खेला था या कभी नहीं खेला? नहीं, खेला है काफ़ी बार। जब हम खेलते थे इस तरह के गेम, लूडो, चेस, तो उस समय खेलते थे। अब तो काफ़ी साल नहीं, आपकी यात्रा पे तो बात करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि गुरुकुल में क्या कुछ गेम्स कैसे होते थे। मुझे ऐसा लगता है मैंने कोविड में खेला है। आपने कोविड में खेला? कोविड में जब सब एकदम खाली हो गए थे तो कैरम और लूडो। तो ये अच्छा है कि कोविड में जब लोग बहुत ढेर सारी वीडियोस देख रहे थे तो आप कैरम और लूडो वापस निकाल ली। चलिए, बहुत अच्छा। खेलते रहेंगे, चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे और चर्चा का विषय जैसे क्लियर है कि हमें थोड़ा बात करनी है मॉडर्न जो हम पढ़ रहे हैं उसके बाद, चूंकि हम लोग इस क्षेत्र में आ गए जहाँ पे हम धर्म को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप चूंकि गुरुकुल से आ रहे हैं तो हमारे लिए आपसे सीखने को बहुत कुछ है। अभी जो चीज़ें हमें नहीं पता है, हो सकता है किताबों के माध्यम से पता हो लेकिन वैसे नहीं पता होंगी। एक चीज़ तो जो सबसे ज़्यादा हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी, जिसमें से बहुत से लोगों को पता भी होगा लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ये बात करेंगे कि हम गुरुकुल की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने धर्म के प्रति बायस तो नहीं हैं। क्योंकि देखिए, आप जब दूसरे धर्मों की बात करते हैं तो उनके भी अपने शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर धार्मिक चीज़ें बताई जाती हैं, चाहे वो मदरसा हो, चर्च हो या और भी हर धर्म की है। तो जब हम कहते हैं कि गुरुकुल लाओ तब तो हम बोलते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम खराब है, लेकिन जब हम मदरसे की बात करते हैं तो तब हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लाना चाहते हैं। तब हम कहते हैं नहीं नहीं, मदरसा हटा दीजिए, आप मॉडर्न एजुकेशन लाइए। लेकिन जब गुरुकुल पे आएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, मॉडर्न एजुकेशन नहीं चाहिए, गुरुकुल चाहिए। तो ये क्या एक तरह का बायस है हमारा कि इसमें कुछ फ़र्क या अंतर है मदरसे और गुरुकुल में? ये प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, परंतु प्रश्न जो है उसमें भी कई तरीके की मैं समझता हूँ कि एक मिलावट भी है और एक लोगों को संशय भी होगा। आपने एक वाक्य, नहीं, ये कई लोगों ने मुझसे, मतलब, और मेरी भी यही थोड़ी समझ थी क्योंकि मैं तो इसके पहले गुरुकुल से हूँ नहीं, तो मुझे भी लगा कि अगर धार्मिक शिक्षा गुरुकुल की बात हो रही तो मदरसे का भी विरोध क्यों हो रहा है? तो मैं बताता हूँ। देखिए, आपने एक शब्द प्रयोग किया, धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा कहाँ दी जा रही है और धार्मिक का अर्थ क्या है? धार्मिक शब्द आया कहाँ से? धर्म से धार्मिक आया। जो धर्म को मानता है वो धार्मिक होता है, जो धर्म को नहीं मानता वो धर्महीन होता है। तो आपने बोला कि यदि आपके गुरुकुल में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो मदरसों में भी तो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। आप यदि गुरुकुल खोलना चाहते हैं तो मदरसे से परहेज क्यों करते हैं? तो सबसे पहले तो ये समझना होगा, धर्म की परिभाषा होती है जो सिद्धांत जीवन में धारण करके व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है, वो धर्म होता है। जी, मेरा धर्म कहता है कि मैं एक, या आप शादीशुदा हैं, आप विवाहित हैं, तो आपका धर्म है कि एक पत्नी है तो आप एक पत्नी व्रता हैं, ये एक धर्म हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति एक पत्नी के होने के बावजूद भी
एक घर वाली स्त्री के होने के बावजूद भी 5 बाहर वाली रखे, तो ये अधर्म हो गया। पंच पत्नी व्रता हो जाएगा। हाँ, तो वो अधर्म हो गया ना, क्योंकि सिद्धांत तो ये मतलब ये अधर्म पुस्तकों से निर्धारित हुआ या फिर मानव, मतलब कैसे आप इसको अधर्म मानते हैं? हाँ, जो मूल जो है, जो धर्म का मूल है वो वेद है। वेदो खिलो धर्म मूलम। इस सृष्टि के साथ ही वेद का प्रादुर्भाव है। उदाहरण के लिए हम ये कैमरा लेकर के आए, तो कैमरे के साथ हमको एक यूजर गाइड भी मिली कि इस कैमरे का उपयोग कैसे करना है। ये माइक लेके आए, इसके साथ हमें यूजर मैनुअल मिला। बिना यूजर मैनुअल आप इसको प्रयोग नहीं कर सकते, आप इसको नहीं प्रयोग कर पाएंगे। तो ये जो सृष्टि है, ये परमात्मा का जो प्रोडक्ट है, इसके साथ भी हमको एक यूजर मैनुअल, एक संविधान प्राप्त हुआ है, उसी को हम वेद कहते हैं। और अगर यही एक मुस्लिम व्यक्ति कहे कि कुरान मेरे लिए वो यूजर मैनुअल है, कैसे है यूजर मैनुअल? 1400 साल पहले तो नहीं था, लेकिन 1400 साल पहले सृष्टि भी थी और मानव भी था। ईसाई अगर कहे कि मेरी यूजर मैनुअल, मेरी यूजर गाइड, मेरा संविधान बाइबल है, तो 2000 साल पहले ये संसार कौन से यूजर मैनुअल से चलता था? ये प्रश्न है ना। उससे पहले मानवता थी, उससे पहले मनुष्य थे। मोहम्मद साहब के पिता कौन सी यूजर मैनुअल को फॉलो करते थे? ईसा मसीह के पिता कौन सी यूजर मैनुअल को फॉलो करते थे? उस समय कौन सा संविधान था? तो वो वेद था, सृष्टि के आदि से ही। तो ये जो आपने पुरानी बात करी कि ये पुराना है, यदि आप गुरुकुल को लेना चाहते हैं तो आप उसे पुराना कह के नहीं नकारते हैं, पर मदरसे को आप पुराना कह के नकार देते हैं। तो दोनों में अंतर है। एक होता है पुरातन, एक होता है नूतन। ठीक है। तो 1400 साल पहले कुरान का प्रादुर्भाव हुआ, इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि ये जो मदरसा शिक्षा व्यवस्था है, इसमें आपको विज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको गणित नहीं पढ़ाई जाएगी, इसमें आपको जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। एक होता है पुरातन, एक होता है नूतन, लेकिन इसके बीच में एक होता है सनातन। मानव शरीर ना तो पुरातन है ना नूतन है, ये तो सदा से है ना। तो जब से है तब से ये तो रहेगा ही ना कि मनुष्य की आंखें होंगी। ये नई और पुरानी में जो इसको विज्ञान में आप ये नहीं कह सकते तो पुराना विज्ञान हो गया, गाय दूध देती है ये पुराना हो गया। ये तो सनातन है, हमेशा देगी। ये यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशी है। ऐसा नहीं है भारत में गाय दूध देगी और पाकिस्तान में शराब देगी, नहीं। सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन आज से 1 लाख साल भी बीत जाएंगे इस्लाम को, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि ये कुरान हर बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए। दुनिया का कोई वैज्ञानिक बताओ कुरान पर शोध करता हो? दुनिया का कोई, नासा का कोई साइंटिस्ट की लाइब्रेरी में कुरान रखी है क्या? पर उपनिषद रखे हैं, वेद रखे हैं, दर्शन रखे हैं, क्योंकि उसमें वो विज्ञान है। तो ये तो बात करेंगे, चर्चा वापस लाते हैं गुरुकुल और मदरसे पे। तो मतलब मुझे जहां तक पता चल रहा है कि मदरसों में जो और भी सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़ाए जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल ओनली कुरान। अच्छा, केवल कुरान। नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया मालूम है आपको? नहीं। क्यों नालंदा विश्वविद्यालय को खिलजी ने तोड़ा? जिस विश्वविद्यालय ने उसके प्राणों की रक्षा करी, मर जाता खिलजी यदि आचार्य राहुल भद्रसेन उसकी चिकित्सा ना करते तो मर जाता, उसको बचाया। लेकिन उसने उस विश्वविद्यालय को तोड़ा। जब बच गया उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं ये भद्रसेन कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं। तो ये माइंडसेट क्या प्रैक्टिकल है कि कोई आपको बचा रहा है और आप? प्रैक्टिकल तो नहीं है, पर उनने किया, क्यों किया उसका वजह जानिए ना। वो जब वहां गया, उसने 9 मंजिला इमारत देखी पुस्तकालय की, तो उसने पूछा इसमें क्या है? बोले इसमें लाखों पांडुलिपियां हैं, 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें हैं, वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, मनुस्मृति है, और ऐसी असंख्य भंडार है ज्ञान का। तो उसने बोला इसमें कुरान है क्या? बोले नहीं, कुरान तो नहीं है। तो उसने कहा जिस पुस्तकालय में कुरान नहीं है तो उस पुस्तकालय का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। दुनिया को कुरान के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। तो कुरान पहुंचेगी भी कैसे यहाँ तक? जब लोग आएंगे तभी तो कुरान वहां रखी जाएगी।
मतलब मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, उनके जिन्होंने कॉमन सेंस नहीं था ना जिन्होंने ये बात की कि भाई जब मैं अभी आया हूँ इंडिया तो कुरान कैसे रहेगी वहाँ, आप कुरान की प्रतिष्ठा को स्थापित करें तब वो अपने आप वहां जाएगी यूनिवर्सिटी में, कोई पर उसमें ऐसा कुछ होना भी तो चाहिए। वही कह रहे हैं कि आपको स्वयं प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, तभी तो बड़े बड़े लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। आप कुरान पर कोई भाष्य टीका नहीं लिख सकते, लेकिन आप एक सनातनी है तो आप उपनिषदों को पढ़ा रहे हैं, आप दर्शनों को पढ़ा रहे हैं। कोई व्यक्ति आपसे आके नहीं पूछेगा कि ये आपने ऐसे कैसे पढ़ा दिया, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता है कि व्यक्ति इसको इस तरीके से समझाए तो वो अपना बता रहा है, ओशो ने अपना बता दिया, लेकिन वही हमने पहले भी डिस्कस किया है बताया कि स्वतंत्रता एक जहां हमारी शक्ति भी है, कहीं कहीं आत्मघाती भी होती है, बहुत घाती है, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है, हम सब लोग बताते हैं और उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें प्रॉपर शोध के साथ या सही सोर्स से, या फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा आपको एक गुरु ही चाहिए, लेकिन एक उसका एक रेशनल या फिर जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है अगर वो सही नहीं है और आप जस्ट बिकॉज कि आपको लग रहा है कि एक धार्मिक कॉन्टेंट है और लोग कंज्यूम करेंगे, लोग देखेंगे और आप कुछ भी बता रहे हैं, तो ये एक आत्मघाती चीज़ भी है। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि गुरुकुल की बात क्यों हो रही है और जो आप सनातन बात कर रहे हैं। आपसे मैं आपकी यात्रा पे भी आऊँगा कि जब सब लोग मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो आप कैसे गुरुकुल में इंटर किए, लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ मनोज्ञा जी कि ठीक है सब लोगों ने एजुकेशन सिस्टम पढ़ा और एक समय तक मैं भी 22-23 की एज तक धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। घर पे जो पूजा हो रही या मम्मी जो व्रत रख रही या फिर जो मुझे जहाँ पे आरती हो रही बैठाया जा रहा है या कोई चीज़ है कथा हो रही है सुन रहा हूँ, वो भी आधे मन से, मतलब कि ठीक है जल्दी सो तो मैं अपनी पढ़ाई करूँ, या पूजा में मम्मी ने बोला भाई निकल रहे हो तो भगवान के पैर छू लो। तो एक ये है कि एक सबकॉन्शियस ये रहता है कि चल ठीक है भगवान है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनमें जिज्ञासा और बहुत ज़्यादा एज इट इज़ लेने वाली बात नहीं थी पहले। तो जब हम इस सिस्टम से आते हैं जहाँ मतलब मैंने बिताया है, मतलब मैं 4 साल की एज से 5 साल की एज से 22 साल की एज तक किसी सिस्टम में रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे अपने घर में क्या हो रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया मेरी है नहीं, बहुत उदासीनता है। फिर हम इसमें आए। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ ऐसा क्या फैक्टर था जो आपको रामायण और महाभारत की तरफ आकर्षित किया और आपने उस पर बातें करना शुरू की और आपने उसके जो अलग अलग गहन विषय थे उनका विश्लेषण करना प्रारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। क्वेश्चन लग रहा है कहानियों की तरह बहुत बड़े हो जा रहे हैं। नहीं अच्छा है। लेकिन नहीं। मेरा ये है कि एक बार मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ उस चीज को नहीं बिल्कुल मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, पर सबसे पहले मुझे कहीं ना कहीं गौतम जी के पदचिन्हों पे चलना है, तो उस तरफ जाना है, वैसा बनना है कि मैं उस तरीके से वाक्पटु हो पाऊँ और समाज में जो वो डिफरेंस वो क्रिएट कर पा रहे हैं उस तरीके से हमारे भी कुछ ऐसे कार्य हों जिससे लोग कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ पाएं। अब आपके प्रश्न पे मैं आती हूँ कि क्या ऐसा उसको स्विच बोलेंगे कि क्या ऐसा स्विच था, कौन सा पिवट ऐसा था कि जो आप इतना पिवट करके मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही थी और कैसे मैं आ गई रामचरितमानस, रामायण, महाभारत मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है वैसे तो, पर कहीं ना कहीं ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। और ये पारिवारिक माहौल, मेरे केस में पारिवारिक माहौल था। मेरी माँ जो है वो हिंदी की प्रोफेसर रही है, रिटायर्ड, तो एक धार्मिक महिला है। एक परिवार का जो माहौल है, घर में पूजा पाठ होना, रामायण, रामचरितमानस, रामायण की बात तो मैं उतनी नहीं करूंगी, संस्कृत है, आप रोज डेली उसको नहीं आप एज अ रेफरेंस नहीं आप पुट करते हैं, पर मेरी माता मानस की बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ थी, शब्द थे, रेफरेंसेस थे जो डेली डे टू डे लाइफ में यूज करते थे। और डेली लाइफ टीचिंग्स कि तुमने कुछ गलत किया उसका कोई रेफरेंस है वहां से। तो कहीं ना कहीं वो बचपन का जो बीज पड़े वो वहीं पे पड़ के रह गए, वो कभी पनपे नहीं। फिर मैंने जब बीटेक करा, एमटेक करा, तो वो कहीं ना कहीं सुषुप्तावस्था में पड़े हुए थे। वो तो और मर जाते हैं। हाँ, वो ऐसे वो एकदम ही सुषुप्तावस्था में थे। फिर जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया
तब मुझे भी अपने आप को प्रूव करना था, मुझे भी समय के साथ आगे चलना था, मुझे भी एडवांस और सारी चीज़ें दिखानी थी, अपने आप को प्रूव करना था। बीइंग अ फीमेल, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई, बट स्टिल मुझे बीइंग अ फीमेल मुझे भी प्रूव करना था कि मैं इस भागदौड़ भरी जिंदगी जहाँ पे सब एक तरफ भाग रहे हैं, मैं भी भाग सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, उस जगह पहुँच सकती हूँ। पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक पर्टिकुलर इंसिडेंट मुझे याद आता है जिसने ये स्विच किया, मेरे अंदर ये चेंज लाया। मैं बैंगलोर में जॉब कर रही थी, मेरे कलीग के साथ कॉन्वर्सेशन, वहाँ पे मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ कि मैं जेनजी से कॉन्वर्सेशन कर रही थी। अच्छा। तो अभी तक मैं मिलेनियल हूँ, मेरे मिलेनियल्स के साथ कॉन्वर्सेशन होते हैं, पर जेनजी के साथ कॉन्वर्सेशन वहाँ पे पहली बार हुआ जहाँ पे मेरी टीम ही जेनजी है, 50 लोग जेनजी हैं। तो अब आपके कॉफ़ी ब्रेक्स होते हैं, चाय ब्रेक्स होते हैं, लंचेस होते हैं, तो वहाँ पे जब आप कॉन्वर्सेशन होल्ड करते हो, वो जो बीच जो सुषुप्तावस्था में पड़े हुए थे, उससे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की कुछ डिसीजंस चेंज होते हैं, या आपकी बातें कुछ उस तरीके से जो आपके संस्कार पड़े हुए हैं, जो माता ने संस्कार दिए हैं, तो वो आपके वार्तालाप में आते हैं। तो मुझे जब वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि वो लोग मार्वल के सुपर हीरोज को सुपर हीरो मान रहे हैं, वहां पे मल्टीवर्स को मल्टीवर्स बोल रहे हैं, और हम लोगों के अपने सनातन इतिहास को डम्ब समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, कि ये सब केवल पोथी और पूजा करना, माला करना है, और उसके पीछे की भी साइंस नहीं समझ रहे हैं। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है कि मैं अपने कॉलीग से बात कर रही थी, एंड उन्होंने मेरे से बोला, इतना ही दुनिया बदलना चाहती हो तो खुद क्यों नहीं करती हो? एंड वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अटक के रह गया था। मेरा था कि अगर मुझे दुनिया का सारा पैसा मिल जाए, ये सिचुएशन रखी गई, अगर दुनिया का सारा पैसा मिल जाए, अगर आपको खाने की दिक्कत ना हो, वैसी कोई रोजमर्रा की दिक्कत ना हो, तो आप क्या करोगे? तब मेरा ये था कि कहीं ना कहीं मैं ऐसे स्कॉलर्स के साथ काम करूंगी कि जो हमारे साहित्य को, जो हमारा असली इतिहास है, उसको सही तरीके से उसको जेनजी या आज की जनरेशन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज में, जिससे कि वो कनेक्ट कर सकें और उसको पोथी और पुरातन वैसा ओल्ड स्कूल समझ के छोड़ ना दें, उसको ट्रेंड के साथ लेकर आए। बहुत ज़रूरी है आज। तो जब उनका ये प्रश्न आया और मैंने ये जवाब दिया, एंड तब उन्होंने बोला कि आप भी तो कर सकते हो, आपको क्या चीज़ रोक रही है? वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर रह गई, और वहाँ से ये स्विच हुआ कि मैंने इस पे वार्तालाप स्टार्ट किया, और सोशल मीडिया एक माध्यम बना कि जहाँ से मैं जन जन तक पहुँच पाती हूँ। अभी भी मेरा जो कॉन्वर्सेशन है वो हमेशा जेनजी से होता है, इसीलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तो देखेंगे ही, वहाँ पे थोड़े लंबे कॉन्वर्सेशंस होंगे, पर इंस्टाग्राम में जितने भी कॉन्वर्सेशंस हैं वो सारे जेनजी को टारगेट करते हुए, उनके क्वेश्चंस, उनके डाउट्स को सॉल्व करते हुए, उनके ऊट पटांग के क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए हैं। कि कुछ ऐसे कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन कुछ बता सकती हैं? बिल्कुल मैं बता सकती हूँ कि आपके पास क्या है। मेरे पास बहुत ही बड़ा प्रश्न ये आया था कि हनुमान जी जब सीता मैया को ढूंढने के लिए गए थे लंका, तो उन्होंने महलों में घुस-घुस के देखा था। अच्छा। वहां पे 10,000 से ज्यादा महिलाओं को उन्होंने सोते हुए देखा था। अच्छा। तो ये गलत नहीं था क्या? अच्छा, ये चीजें खुराफाती दिमाग ही सोच सकता है कि मतलब जो कथा है उसको पहले आप, मतलब जो इवेंट का वर्णन है उसको आप पढ़ते पढ़ते ये भी सोच सकते हैं। ये भी एक कला है। डेविल माइंड जो पैरेलल चलता रहता है ना, और उसके जो प्रश्न उठते हैं उनको सॉल्व करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब तक वो प्रश्न, उनको जो क्यूरियोसिटी है वो पोषित नहीं होगी, उनकी शांत नहीं होगी, तब तक वो जुड़ेंगे नहीं पूरी तरीके से। इसमें एक प्रश्न ये भी है कि जो भी प्रश्न इस तरीके के लोग पूछते हैं, क्या उनके मन में जो प्रश्न आया है ये सुनी सुनाई बातों को लेके आया है, या उन्होंने टेक्स्ट को उठा करके खुद उस घटना को, उस वृतांत को पढ़ा है? उदाहरण के लिए बार बार ये प्रश्न आता है कि आचार्य द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। हजारों लोग इसको पूछते हैं जो खुरापाती दिमाग के होते हैं, परंतु पूछना ना पूछना ये एक अलग विषय है। पर जो भी लोग पूछ रहे हैं उनमें से कितने लोगों ने उस बात को स्वयं पढ़ा, ग्रंथ में पढ़ा है? 99.9% लोगों ने सुना है केवल।
उनको मालूम तक भी नहीं है कि ये वास्तव में उसमें है भी या नहीं, बस क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना है इसीलिए उसको टारगेट करना है कि देखो उस काल में भी छुआछूत थी, उस काल में भी ऊंच नीच थी, जबकि ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां कहीं ऐसा वर्णन भी नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक एक शब्द पकड़ के पूरी एक नया नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। और जब आप पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे, आप पूरा सही से हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बहुत बड़ा कोई एक पिक्चर जैसी है। जब आप दूर से जाके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि डॉट्स ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं और सब चीज का होना जरूरी भी था और सही भी था कहीं ना कहीं। और इसमें एक तो ये जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि प्रश्न पूछने वाले के पीछे का इंटेंशन कैसा है, कि जिज्ञासा है या फिर अगर जिसके मन में ये कि मतलब मजा ही लेना है तो फिर आप उसको कितना भी बताएंगे। दूसरा, जैसे महाकाव्य है तो डिटेल्ड है, लेकिन आप उपनिषदों को भी पढ़ेंगे तो उपनिषदों में भी अगर कोई सेटिंग या प्रेमाइस है जहाँ पे कोई कुछ हो रहा है तो हर बात तो नहीं बताते हैं गुरु। जो एक साल बीत गया, अब उस एक साल में क्या हुआ, अब इसमें आप जाओगे जो बात हुई नहीं है, जो बात पता ही नहीं कि उस एक साल में क्या हुआ। उसमें ये बताया गया कि एक साल में ब्रह्मचर्य से तपस्या की, अब उस एक साल में कैसे की क्या नहीं किया, उसको उसके लिए दूसरे ग्रंथ हैं। लेकिन वो जो बीच बीच के गैप्स हैं, वो गैप्स तो आपको कोई भी कितनी भी अच्छी इवेंट बताएगा, या तो फिर वो हर एक पेज में हर एक समय का वो ब्यौरा दे दे, और या तो फिर वो आपको खुद समझना पड़ेगा कि हाँ ये इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं थी, इसलिए फिर जो लेखक है वो आगे बढ़ गया है। अब आप यही जो बात कर रहे हैं कि हनुमान जी हर उसमें झांके तो महिला को, अब अगर उनको ये बात एड्रेस करनी होती रामायण में तो फिर वो बताते कि हनुमान जी झांके तो क्या देखे, है ना। ये बात तो लेखक नहीं भी कर पाएगा। तो ये आपका मुझे समझ में आता है आपकी मोटिवेशन कहाँ से रामायण और महाभारत की तरफ चली। जो आपने बताया कि बचपन में मम्मी या दादी, और मुझे लग रहा है वो लास्ट जनरेशन अब रह गई है, या हम में से अभी कुछ ही लोग हैं, सबको तो मैं नहीं देखता हूँ जो अपने बच्चों को इस तरह बताने वाले हैं। तो हमारे अंदर जो बीज डाल के गए वो कहीं ना कहीं जाके वो स्वतः उस वातावरण को पाकर अंकुरित हो गए। आपके अंदर ऐसे कौन से बीज थे जो आप सीधे गुरुकुल चले गए? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जब गया तो घर वालों ने भेज दिया मेरे को, तो कि आप उधर चले जाओ। मैं जितने भी गुरुकुल के विद्यार्थियों से आजकल मिला हूँ, ये सैड रियलिटी नहीं बोलूँगा या जो भी, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं मोटिवेशन की बात करता हूँ तो वो डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं रहता है। लोगों का यही कहना रहता है कि मेरे माता पिता ने भेज दिया। हाँ, क्योंकि आप ये देखिए ना कि एक आयु होती है जिसमें हमें अपने निर्णय लेने की उतनी क्षमता नहीं होती, और हमको मालूम भी नहीं होता है कि ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम। तो उस समय हमारे घर वाले हमको जिस दिशा में दिखाते हैं हम उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सात्विक जो सुख होता है उसमें प्रथम तो बहुत कठिनाई सी लगती है, बहुत समस्या सी लगती है, परंतु बाद में वो अमृत के सदृश होता है। तो इसीलिए घर वालों ने भेजा तो हमको भी ऐसा लगता था कि जो है हमें ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, और जो हमारे साथ के दूसरे बच्चे हैं वो ऐसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में, इतने अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं जो बड़े यहाँ के फेमस हैं। तो थोड़ा सा लगता था कि हम ये कहाँ पे आ गए। वहाँ हमको इतना निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। परंतु उससे पहले 6ठी तक तो मैं एक ऐसे स्कूल में भी पढ़ता था जो सबसे वहाँ का टॉप मोस्ट स्कूल था, जहाँ पे अंग्रेजी बोलना ही अनिवार्य था। अंग्रेजी ना बोले तो हमको शब्द के हिसाब से फाइन भी देना पड़ता था। तो कैसे फिर ये तुरंत माता पिता के मन में कैसे आया कि भाई यहाँ से आ गया होगा कुछ उनके मन में, तो उन्होंने बोला, पूछा भी नहीं आज तक? पूछा नहीं, फिर ये सब बातें नहीं। जैसे मैंने देखा है ज्यादातर केसेस में, मतलब जो मेरे जान पहचान के उनके केसेस में थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी रहती है कि गुरुकुल में बच्चा जाएगा, वहाँ के आचार्य संभाल लेंगे, वहाँ का खाना पीना है। मैंने देखा है जो गांव के गरीब बच्चे हैं ज्यादातर आज गुरुकुल में वो दिखते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज के मम्मी पापा को लगता है कि हम कुछ ठीक है आचार्यों के बीच रहेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये सोच हमको बदलनी होगी कि गरीबों के बच्चे ही गुरुकुल में पढ़ते हैं। आपको मैं बहुत सारे ऐसे गुरुकुल दिखा सकता हूँ जहाँ IAS, IPS, PCS नेताओं के, राजनेताओं के, बड़े बड़े घरों के बच्चे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं। स्वामी रामदेव जी का जो गुरुकुल है, आचार्य कुलम है, उसमें आप यदि जाके देखेंगे तो वहां पर करोड़पतियों के बच्चे पढ़ते हैं जो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं
और शाम रात 9 बजे तक वो पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, श्रमदान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी एक्टिविटीज होती हैं। अच्छा। गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनकी पोती गुरुकुल, कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ती है। अच्छा। और वहां पर ऐसे कई हजार लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो स्वयं भी एक गुरुकुल चलाते हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र। जिस गुरुकुल में मैं पढ़ा हूं, गुरुकुल कांगड़ी में, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद थे और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के संस्थापक भी स्वामी श्रद्धानंद थे। तो गुजरात के राज्यपाल हैं जो आचार्य देवव्रत, वो स्वयं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के कुलपति भी हैं। और ऐसा नहीं कि खुद तो गुरुकुल के कुलपति हो गए, आचार्य हो गए, राज्यपाल हो गए, अब अपने बच्चों को तो हम ऑक्सफोर्ड में भेजें, हम उनको कैम्ब्रिज में पढ़ाएंगे, नहीं। अपनी पोती को गुरुकुल में भेजा, अपनी बेटी को भी गुरुकुल में भेजा, अपने बेटे को भी भेजा और बोल के गए, अभी मैं गुजरात में मिला था गांधीधाम में, तो बोले कि मेरा पोता पढ़ने लिखने के लिए योग्य हो गया, उसको भी गुरुकुल में भेजना है। तो ये जो लोगों का माइंडसेट है, गुरुकुल मतलब दरिद्र, गुरुकुल मतलब फटी हुई धोती, गुरुकुल मतलब लंगोटी वाला, गुरुकुल मतलब चोटी वाला, गुरुकुल मतलब पिछड़ा हुआ, गुरुकुल मतलब गरीब, ये आइडियोलॉजी, ये माइंडसेट अब लोगों को चेंज करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा अब ना कभी था, बीच में ऐसा हो गया क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई, हम लोगों ने अपने गुरुकुलों को पोषित करना बंद कर दिया। एक्चुअल में तो, मैं यहाँ बता, मेरी मानसिकता तो नहीं थी। नहीं, आपके नहीं, सामान्य लोग। मैं अपने पाप नहीं धुल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जब गया, यहाँ वेदव्यास गुरुकुल है, और वहां पे जब बच्चों से मिला तो ज्यादातर बच्चे जो थे वो गांव से थे और शहर के नहीं थे। और मैंने आचार्यों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे बहुत गरीब घर से हैं और इनकी हम उठाते हैं, इनको शिक्षित करते हैं और इनका, तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि क्या ये दुर्दशा हो गई है गुरुकुलों की कि आज एक अंतिम ऑप्शन नहीं होता कि मिड डे मील के लिए बच्चा जा रहा है, वो मिड डे मील वाला कॉन्सेप्ट गुरुकुल में जो माता पिता सोच रहे हैं, वहां से वो भाव मेरे अंदर आया कि ऐसी व्यवस्था ऐसी इस तरह से चरमराई हुई है। तो अभी मुझे ये आपसे जानकर बहुत आनंद हुआ कि आपने बताया कि बड़े घर के भी बच्चे गुरुकुल में जा रहे हैं, और ये माध्यम है, एक माध्यम है हमारे चैनल का और इस मंच का कि यहाँ से बहुत सी चीजें जो नहीं पता है, हो सकता है मेरे जैसा एक्सपीरियंस बहुत से दर्शकों का होगा, लेकिन आपके माध्यम से ये पता चल रहा है कि नहीं, गुरुकुल में ऐसे भी बच्चे हैं जो बड़े घरों से आ रहे हैं। हाँ, और मेरा ये भी इसमें एक सोचना है कि अगर आपको ऐसा दिख भी रहा है और होता भी है कि बहुत सारे गुरुकुलों में गरीब घरों के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, तो इसमें हमको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस देश को बचाने वाले जो लोग थे, जो फांसी के फंदे चूमने वाले लोग थे, वो राजघराने के लोग नहीं थे, वो कोई बड़ी बड़ी महलों में और कोठियों में रहने वाले लोग नहीं थे। देश को बचाने वाले, संस्कृति को बचाने वाले, सभ्यता की रक्षा करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले हमेशा गांव के ही लोग थे। शहर के लोगों ने तो देश को डुबाया और आज भी ये शहर वाले तो देश को डुबा ही रहे हैं। भाई भ्रष्टाचार कौन करता है? एक गांव का आदमी भ्रष्टाचार नहीं करता, एक वो आदमी करता है जो भारत की सबसे उच्चतम परीक्षा पास करता है। यूपीएससी पास करके जो आईएएस बना है, वो सुबह से ही 10 बजे जब कार्यालय में जाता है तो टेबल के नीचे से भ्रष्टाचार। आईएएस तो छोड़ दीजिए, नीचे के भी, निचले स्तर पर भी जो पास कर रहा है कठिन परीक्षा। मैं तो सबसे ऊंची की बात कर रहा हूँ, सबसे जो पढ़ा लिखा जिसको आप मानते हैं, सबसे एजुकेटेड, वही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। तो गरीबों ने और गांव के लोगों ने तो देश को, दुनिया को बचाया है। आज गर्मी शहरों में है, गांव में नहीं है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार शहरों में हुई, गांव में नहीं हुई। मिलावट आज शहरों में है, गांव में नहीं है। आज आपको यहाँ पनीर नहीं मिल सकता शुद्ध, दूध नहीं मिल सकता, सब्जियां नहीं मिल सकती, लेकिन गांव में जाएंगे तो यहाँ से 3 गुना सस्ते रेट में आपको सब्जी मिलेगी, आपको दूध मिलेगा और उसमें मिलावट भी नहीं होगी। यहाँ पैसा दे करके भी नहीं मिलेगा, दाम में 3 गुना पैसा भी दे देंगे तो आपको प्योर नहीं मिल सकता। तो ये भी सोचना हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। ये हमें मानसिकता बदलनी होगी कि गांव वाले हैं तो ये चिंता का विषय नहीं है। गरीब लोगों ने ही गांव को, हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जब फांसी का फंदा चूम के गए तो कई सालों तक उनकी माँ के पास खाने के लिए आटा तक नहीं था। तात्या टोपे जिसने देश को बचाया, उनका परिवार रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता रहा कितने सालों तक। बटुकेश्वर दत्त जो भगत सिंह के साथ आंदोलन कर रहे थे, वो हॉस्पिटल के बाहर, अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर पड़ा रहा
लेकिन उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया। अधिकारियों ने कहा तुम सिद्ध करो कि तुम बटुकेश्वर दत्त स्वतंत्रता सेनानी हो। तो गरीब लोग जिन्होंने देश को बचाया उनकी ऐसी हालत रही है। तो बात यहाँ पे गरीबी की नहीं है कि गरीबी, बात यहाँ पे जो मेरा कंसर्न है जिस पॉइंट पे कि गुरुकुल जो है ठीक है, गरीब तो पहले हकदार हैं उस शिक्षा के, लेकिन जो अमीर व्यक्ति है उसको, या फिर जो संपन्न व्यक्ति है जो इस फ्लो में बह गया है अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको कैसे अट्रैक्ट करें। क्योंकि मैं सरस्वती से पढ़ा हूँ, सरस्वती वो प्रॉपर गुरुकुल नहीं है, कुछ एसेंस है जो एक संस्कृति का एसेंस सरस्वती में है। लेकिन मैं जब निकला हूँ और मेरे बाद मुझे लग रहा है 3-4 बैचेस और निकले, उसके बाद वो अचानक से मुझे टूटता हुआ दिखा, वो टूट गया। वहाँ जो बच्चे 500 की संख्या में पढ़ते थे शायद 50 पे आ गए, और उसके बाद जब तक उन्होंने इंग्लिश मीडियम नहीं लाया तब तक वो 50 की संख्या दोबारा 150-200 नहीं पहुंची। तो ये जो एक चैलेंज है अभी जो हमारी पुरानी पद्धतियों के साथ, क्योंकि जब तक मैं पढ़ा तब तक तो प्रॉपर संस्कृत में प्रार्थना हुई, संस्कृत भी विषय है, उसके साथ भारतीय संस्कृति परीक्षा भी हो रही है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी दिया जा रहा है। मैं स्वयं में आचार्यों के जो हम प्रणाम कर रहे हैं, घर में जो हम माता पिता को प्रणाम करके जा रहे हैं, जो बेसिक संस्कार हैं वो हमारे पास हैं। धीरे धीरे इससे लोग पता नहीं कैसे कटने लगे, और जो एक इंग्लिश मीडियम या फिर जो अभी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पे लोग जब जाने लगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे ऐसे संस्थान थे जो इस चीज़ को आगे रखते थे, उनको भी बैकफुट लेना पड़ा, और उनको भी एक तरह से अपने करिकुलम को, अपने सिलेबस को चेंज करना पड़ा, सो दैट कि वो भी सस्टेन कर पाए। तो वो चीज़ मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ कि कैसे इनको, गरीब तो चलिए ठीक है कि गरीब के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, और हमारे गुरुकुल इतने अभी योग्य हैं या फिर इतने उस तरह से हैं कि उनको वो पढ़ा रहे हैं अपनी जो भी फंडिंग है और जो भी सामर्थ्य है। लेकिन ये नई पीढ़ी को किस तरह से ले जाएं, और चूंकि आप इंग्लिश मीडियम में थे, इंग्लिश कर रहे थे, उसके बाद आप वहाँ पर पहुँचे, तो वो कहीं ना कहीं हमें डिकोड करना पड़ेगा कि वो क्या आपके माता पिता के मन में आया, या फिर ऐसी क्या स्थिति थी, क्या वो एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, या फिर वो उन्होंने देखा कि नहीं इस गुरुकुल में चीज़ें सही हैं और बच्चा और ग्रो कर सकता है। वो माइंडसेट मुझे जानना है। क्या आपने पूछा है कभी माता पिता से? ऐसी इकोनॉमिकल तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ का सबसे जो टॉप स्कूल था, उसी में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई थी। उनके मन में कोई विचार आया होगा कि यहाँ पर जाकर के ये जो पूरा संसार इसके पीछे भाग रहा है, इससे हट करके कुछ इस तरीके के विचार आए। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि हमारे गुरुकुल में केवल संस्कृत ही थी या हिंदी थी, अंग्रेजी थी, नहीं, ऐसा नहीं था। वहाँ अंग्रेजी भी थी, वहाँ विज्ञान भी था, वहाँ गणित भी था, वहाँ शास्त्र भी था, हर तरीके की चीज। एक धोती में पहन के आचार्य आता था, धोती पहन करके, लेकिन वो अंग्रेजी की कक्षा लेता था, है ना। तो रूट से कनेक्टेड था, बस वो इतना अंतर था उसमें, और बाकी सब चीजें सब था वहां पर। इसमें कमी थी क्योंकि यहाँ पर संस्कृत नहीं थी, यहाँ हिंदी नहीं थी। कमी हमारे इन मॉडर्न एजुकेशन के स्कूल्स में है। हमारे प्राचीन परंपरा से चलने वाले में तो मॉडर्निटी प्लस एंशिएंट दोनों कंबाइन होके चलते हैं। यहाँ केवल नाम का मॉडर्न हम बात करते हैं गुरुकुल की फ्लेक्सिबिलिटी की, और जबकि देखते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम भी फ्लेक्सिबल नहीं है। और इसी पे मैं मनोज्ञा जी आपसे बात करना चाहूँगा कि आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम मजाक क्यों लगता है? जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि हम कूल लगेंगे पॉडकास्ट पर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को थ्रैश करते हुए, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज स्कूल में हम पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ट्यूशन कर रहा है, घर पे कोचिंग कर रहा है, कॉलेज से निकलने वाला बच्चा जॉब के लिए अलग से स्किल ले रहा है। तो भाई तुम स्कूल और कॉलेज गए क्यों? जब स्कूल में पढ़ते हो तुम्हें ट्यूशन करना है, कॉलेज से निकल के तुम्हें स्किल डेवलप करनी है, कोडिंग सीखनी है और 50 तरह की चीज़ें करनी है जॉब के लिए। तो स्कूल और कॉलेज की मतलब क्या उपयोगिता रह गई? तो जब आप बात करते हैं कॉन्स की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पे, बहुत ढेर सारे हैं, चाहे वो स्टैंडर्डाइज हमारे जो स्टैंडर्ड टेस्ट्स हैं, या सेंट्रलाइज चीज़ें हैं कि भाई आंध्र प्रदेश वाले बच्चे को भी वही पढ़ना है और मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ वो भी वही पढ़ना है। मुझे आज तक नहीं मेरे शहर के बारे में पढ़ाया गया, मुझे दुनिया भर के शहर के बारे में पढ़ा दिया गया। एक सेंट्रलाइज चीज़ें हो गई। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में आपको ऐसा एक चीज़
या 2 चीज़ जो आपको बहुत खली कि अगर ये ना होती या फिर इससे मुझे नुकसान हुआ है या ये कमी नहीं होनी चाहिए? मैं मतलब आपसे जानना चाहूँगा, कमी गिनाने हम जाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में एजुकेशन कर चुकी है। देखिए विशाल जी, मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि कमी है कि कुछ गलत कर दिया मेरे साथ इस एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं इसी की वजह से आज नौकरी कर रही थी और कमा रही थी, ठीक है। पर कमियां दिखती हैं मुझे फ्लेक्सिबिलिटी की, कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का करिकुलम जो है वो बहुत ही अभी तक रिजिड रहा है। इसको चेंज होने की ज़रूरत है, पूरा एजुकेशन सिस्टम थॉट प्रोसेस बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्यूरियोसिटी को पोषित करने की ज़रूरत है, ना कि वो सेट कि आपको यही पढ़ना ही है। इस स्टैंडर्ड पे आने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए आपको ज्ञान विज्ञान और ये सारी चीज़ें, मैथ्स और ये सारा, यही एक 3 स्ट्रीम, मेरे स्कूल में केवल 2 स्ट्रीम थी, मैथ्स और बायो। मुझे नहीं पढ़ना है। वो वही हालत थी एक समय। अब अभी का तो मुझे नहीं पता है, मुझे भी 10 साल हो रहे हैं। मुझे भी 10 साल हो रहे हैं। मैंने 2006 में मैंने 10th करा था। उस समय तक मुझे 12th के लिए अगर मैं चाहूँ भी कि मैं आर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं बोल नहीं सकती थी कि मैं आर्ट्स लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मंद बुद्धि बच्चा लगूंगी, ठीक है। तो ये एक बहुत गलत नोशन रहे हैं हमारे समय में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो फिनलैंड के बारे में मैं पढ़ रही थी कि आई थिंक सबसे अच्छी जो एजुकेशन सिस्टम है वहीं का ही माना जाता है, और वो कहीं ना कहीं गुरुकुल के काफ़ी क्लोजली वो उस तरीके का सिस्टम है जो गुरुकुल से काफ़ी रिजेंबल करता है, जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला वो श्रमदान करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हर तरीके का एक्सपोजर मिलता है। तो आपको एक्सपोजर मिलना, मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है। आपको थ्योरेटिकल ज्ञान दिया जाता है, आपको ये बताया जाता है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि मुझे ये पढ़ना है। तो जॉब के लिए तो जॉब फोकस नहीं होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट और जो क्यूरियोसिटी है उसको पोषित करना इंटरेस्ट होना चाहिए, स्कूल का या एजुकेशन सिस्टम का। लेकिन जैसे अभी आपने भी बोला और आपने भी माना कि आप नौकरी कर पा रहे हैं, जॉब कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज एक एजुकेशन सिस्टम के कारण, तो इसलिए आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। बिल्कुल। तो फोकस पॉइंट तो कहीं ना कहीं हमारा भी यही हो गया है कि अगर हमारे पास जॉब है या हमारे पास नौकरी अच्छी है तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा अभी तक रहा है, पर वो एक कहीं ना कहीं डर भी रहा है पैरेलली कि अगर मैंने ये सेट ऑफ एजुकेशन नहीं ली तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। पर अब ऐसी चीजें बदल रही हैं, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं इस चीज का हम लोगों को पता चल रहा है, हम फर्स्ट हैंड फील कर पा रहे हैं कि आप अगर किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी फील्ड में आप अगर एक्सेल कर रहे हो, तो उसमें आपको कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं और होते भी हैं। सो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। जो चीज आपको नेचुरली, आपको इंस्टिंक्टिवली आ रही है कि इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और स्कूल का जो क्लासरूम शिक्षा है उस पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चों के व्यक्तित्व पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि जॉब पे। वो आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स तो अभी भी खुले हैं ना, जॉब आप इवेंचुअली आप कर लेंगे अगर आप कॉलेज या स्कूल में अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में आपके अपनी जो आपको पसंद है उस डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको स्किल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो आपने उत्तर दिया इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो पैशन की बात आई कि आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में पैशन एक तरह से किल ही होता है, क्योंकि आपको सेट चीज़ें बता दी गई हैं कि भाई ये चीज़ें करनी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब पैशन की बात आती है, जैसे मैं हूँ, मेरे सामने 6 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, इनको पास करना है। भाई तुम्हें पसंद है नहीं पसंद है उससे मतलब नहीं है, पसंद नहीं है तो पसंद बना लो। क्या गुरुकुल में ऐसा कोई सिस्टम है जो आप देखते हैं कि हाँ ये इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं आज, जो उदासीनता हम बच्चों में देखते हैं, विद्यार्थियों में देखते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में? क्योंकि देखिए सक्सेस स्टोरीज बहुत रही हैं जिन्होंने ब्रेक किया है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को, जो हाई स्कूल छोड़ के, इंटर छोड़ के अपनी चीज़ों में लगे हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं। हो सकता है बहुत से लोग अनसक्सेसफुल भी रहे हों, लेकिन जिन्होंने छोड़ के अपने पैशन पे काम किया है बहुत लोग सक्सेसफुल रहे हैं। इनफैक्ट मेरी एक IIT में स्टोरी है। मेरे जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे उनका IIT में 4th रैंक आया, मतलब टॉप 100 में थे JEE में। उनके पिता ने बोला IIT जानी है, वो पटना साइंस कॉलेज में SC वर्मा के बैच के हैं। अच्छा।
उनको बोला गया कि अब भाई तुम्हारी रैंक आ गई, पापा खुश। उन्होंने क्या किया, वो मम्मी से बात करके भाग गए और वो यहाँ DU में या JNU में पता नहीं कहाँ सोशियोलॉजी ले ली। उनके पिता ने उनसे बात नहीं की, 4-5 साल तक बात नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पैशन को आगे बढ़ाते हुए वो फिर कनाडा यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे अमर सेन के अंडर उन्होंने PhD की, वापस आए, फिर वापस आके आज IIT में वो सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। तो मैं ये देखता हूँ ऐसी स्टोरीज बहुत हैं जो जहाँ पर पैशन ही काम करता है, एजुकेशन सिस्टम नहीं करता। तो क्या गुरुकुल के पास ऐसा कुछ सिस्टम है जहाँ पर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के पैशन पे काम होता हो या समझा जाता हो कि हाँ ये एक क्षेत्र, आज की बात नहीं हो सकता है, आज के गुरुकुल थोड़ा मॉडिफाई हो गए हो, लेकिन एंशिएंट गुरुकुल में भी ऐसा कुछ आपको दिखता है जहाँ पर विद्यार्थी की जो चाह है उसको वरीयता दी गई हो रेदर देन की जो आचार्य की चाह है। इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन के ऐसे लोग हुए हैं, मैं खुद, कि इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद सोचा कि अब क्या करना है। हमारा पैशन तो था ही नहीं इंजीनियरिंग, पैशन कभी नहीं रहा है इंजीनियरिंग उसके, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने इनेबल हो गए कि मेरा दिमाग इस लेवल पे काम करने लगा कि मुझे अपना इंटरेस्ट बाहर 21 साल में जाके दिखा है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं। और लोग बोलते हैं कि आपने IIT की सीट खराब कर दी, आपने एम्स की सीट खराब कर दी, आप IAS बन के रील बना रहे हैं, आपने IAS की सीट खराब कर दी। तो चूंकि पैशन हमारा कभी था ही नहीं है, और ये एक बस जैसे आपने बोला ना कि जॉब फोकस, तो हमें जॉब करनी थी, हमें लगा इसमें पैकेज अच्छा है IIT में, मैं अच्छे से कर सकता हूँ, 1 साल मुझे अपने आप को कमरे में बंद करना है, ढंग से पढ़ना है, समझना है, क्रैक करना है, मेरे घर में पैसे नहीं है, पैसे आ जाएंगे। बट पैशन की यहाँ कहीं बात नहीं इस लूप में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा कोई सिस्टम गुरुकुल में रहा है जहाँ पर विद्यार्थी के इस भाग पर वरीयता दी गई? ये इसके बारे में लॉर्ड मैकॉले ने जब 1835 में 2 फरवरी को भाषण दिया तो उन्होंने इस विषय की चर्चा करी अंग्रेजी संसद में खड़े होकर के कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें एक समय तक 18 विषय विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं, जिसमें धातु शास्त्र भी है, जिसमें अभियांत्रिकी भी है, जिसमें इस मकान को बनाने की विद्या भी है, आर्किटेक्चर भी है। इस प्रकार के 18 विषय हैं, प्रैक्टिकल जो विषय हैं वो एक समय तक पढ़ने के लिए सबके लिए अनिवार्य है। उसके बाद एक स्तर ऐसा आएगा कि अब उस व्यक्तित्व का, वो जो पढ़ रहा है एक बच्चा, उसका किस विषय में रुचि है, क्या उसकी रुचि शास्त्रों में है, क्या उसकी रुचि अध्ययन अध्यापन में है, क्या उसकी रुचि विज्ञान में है, क्या उसकी रुचि शस्त्रों में है, उसकी रुचि किस विषय में है, फिर उसको एक पर्टिकुलर विषय पढ़ाया जाएगा आगे। पर एक समय तक उसको ये 18 के 18 बेसिक विषय पढ़ाए जाते हैं। ये समय आप बता पाएंगे कितना हो रहा होगा? मतलब ये जो 18 सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने, जैसे आज क्या होता है, बीटेक करते हैं तो शुरू के 2 सेमेस्टर कॉमन रहते हैं। ये 1 वर्ष का समय होता है जिसमें अगर आप चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल हो, सबको सेम पढ़ना ही पढ़ना है। वो 10-12 या 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद 3rd सेमेस्टर से आपकी चीज़ें, मैकेनिकल आपका है तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और कंप्यूटर साइंस का है तो कंप्यूटर साइंस के आ जाते हैं। लेकिन ये तो माना ही जाता है ना कि अगर आपने इंजीनियरिंग चुनी है मैकेनिकल तो आपको पैशन होगा, ऐसा मान के ही पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पर सेल्फ एवेल्यूशन, मतलब इवेल्युएशन का कोई समय नहीं है कि आपको दूसरे साल ऐसा लग गया कि अरे भाई मुझे तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब तो 4 साल गए आपके, आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, फिर वहाँ से कोई बैक, ऐसा नहीं कि आप वहां से चले आए और आपका 2 साल की डिग्री हो गई, या फिर आपको एक मौका दूसरा मिला जिसमें ये बोला गया चलो आप दूसरी ब्रांच में बैठ सकते हो। वो भी कुछ लोगों को मिलता है, 1-2 लोगों को। कि अभी शायद नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, कहीं ना कहीं इस चीज को केटर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विदेशों में ऐसा होता आ रहा है जो आपने बताया कि पहले सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था, उसके बाद बच्चा खुद से इंटरेस्ट लेके चूज करता था कि मेरे इंटरेस्ट इसमें, और टीचर भी उसकी कैपेबिलिटी चेक करते थे कि हाँ वो कर सकता है। तो वो दोनों चीजें जब ओवरलैप होती थी तब वो पढ़ता था। इसी चीज में जब अभी के सिस्टम में अगर ऐसा हो कि एक ओपन ईयर हो जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स में जाके पढ़ूं, ये मैं अपना मेजर बाद में चूज करूं,
जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। मेरे नंबर के बेसिस पे भले ही मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, बट मैं कोर्स बाद में डिफाइन कर सकूं। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे जो पैशन है हम एट सडन नहीं, हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है ना, हमने जब चीज़ देखी नहीं और आप हमसे बोल रहे हो चूज कर लो, और फिर हम क्या करते हैं, हम 4 लोगों के पास जाते हैं, किसी के चाचा के भतीजे के पास जा रहे हैं कि भाई आप बता दीजिए चाचा जी आपने किया था, फिर हम उनसे पूछ रहे हैं, फिर वो कहे नहीं भाई मैकेनिकल में जॉब है, जॉब कर लो, कंप्यूटर साइंस का बहुत स्कोप है, स्टार्टअप से ही है, पैकेज है, ये कर लो, फिर उसके बेस पे हमने कर लिया, लेकिन हमने कभी सच में जिया ही नहीं। और मेरे साथ जॉब में भी ऐसा ही हुआ, मैंने कभी सोचा ही नहीं BPCL में क्या जॉब होगी। मुझे तो ये पता था भाई इनका पैकेज है 12 लाख का, मेरे पास सबसे हाईएस्ट पैकेज अभी यही है, मेरे पास 8 लाख का टाटा मोटर्स का है, 12-13 लाख का BPCL का है। मैंने देखा भाई ये 5 लाख इधर ज़्यादा है, 4 लाख, मैं झप्प से कूद गया। मैं वहाँ जब गया तो भाई मुझे रात में बैठा रहे कि बैठो रात में 10 से सुबह 8। अब मैं बैठा हूँ, मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं इस विषय में, क्योंकि कभी मैंने हम सिखाया नहीं गया ना कि आपको लाइफ जीनी है, आपको ये सिखाया गया आपको पैसे चाहिए। तो जो आप बोल रहे थे कि 18 सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते थे, वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मतलब सभी बच्चों को गुरुकुल में एक कोई एज थी कि हाँ 6 वर्ष की आयु से 12 मतलब एक आयु से, इस आयु से जब उसका प्रवेश हुआ है, उसके बाद 12-13 साल उसको वो पढ़ाया जाएगा, तो एक्सप्लोर कर सकें जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजों को। और पढ़ाने का मेथड भी बड़ा ऐसा था कि एक बैच पढ़ करके उस विषय को जब आगे बढ़ा तो उन्हीं में से बच्चों ने अपने से नीचे वाले बच्चों को पढ़ाया। और कहीं ऐसा नहीं था कि वो एग्जाम होगा, MCQ आएंगे या इतना इतना भर के आना, नहीं, पूरा प्रैक्टिकल। एग्जाम नाम का कोई चीज ही नहीं था जो आजकल हमारे बच्चे करते हैं, पहले पूरा पढ़ लिया, उसके बाद जो समझ आया नहीं आया और जा करके उधर उल्टी कर दी, और टीचर जो चेक करने वाला है उसको कुछ समझ आया कुछ नहीं आया, उसने घुमाया फिराया और उसको ले दे के उसको बताया गया कि इसको 20 नंबर दे करके कम से कम पास तो सबको करना ही है, सबको करो और आगे धकेलो। ये सब नहीं था। वो एवेल्यूशन जो था वो प्रैक्टिकली था, उसको बना के दिखाओ, करके दिखाओ। आज हमारे यहाँ ये जो सिस्टम है ये खत्म हो गया है, तो इस तरीके से चलता था। तो इसके साथ परिचर्चा बहुत अच्छी जा रही है और यहीं पर एक ब्रेक लेंगे। साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज्ञानवर्धक लग रहा होगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं, चाहे विषय को लेकर या किसी गेस्ट को लेकर, तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उस तरह के विषयों पर और उन तरह के गेस्ट को आमंत्रित करेंगे इस पॉडकास्ट पर। और इसके साथ साथ जो गेमिंग सेक्शन है वो केवल और केवल स्ट्राइकिंग थॉट शो यूट्यूब चैनल पर जाता है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। संडे की सुबह आपको वो भी देखने को मिलेगा। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पॉडकास्ट है ये शिक्षणम द्वारा ही संभव हो पाया है। शिक्षणम पर हम अपने भारतीय दर्शनों को, उपनिषदों को और संस्कृत भाषा को बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और 1 साल के भीतर हमारे साथ 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। और इस साल तो अमेरिका में वैदिक ज्ञान के लिए भारत का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म शिक्षणम को चुना गया है। तो यदि आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं तो आपके सीखने के लिए ये सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप एक बार जरूर जुड़िए, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। हर एक कोर्स में हम आपको फ्री डेमो वीडियोस देते हैं, क्विजेस देते हैं, नोट्स देते हैं। साथ में हमने अनलिमिटेड लाइव सेशंस की भी व्यवस्था की है, जो कुछ कोर्सेज में आ गई है, लेकिन अब सभी कोर्सेज में हम धीरे धीरे देने लगेंगे। और इसके साथ साथ आप Hyper15 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। इससे आपको हर एक कोर्स पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये कूपन कोड केवल हमारे HyperQuest की जो ऑडियंस है, जो हमें इतना प्यार देती है, उनके लिए ही है। तो शिक्षणम की वेबसाइट और ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप एक बार जरूर जुड़ें। आइए अब पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। उसने बताया, जो लॉर्ड मैकॉले ने बताया कि यहाँ पर ये जो प्लास्टिक सर्जरी है, 1835 में वो बता रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी नाम का विषय भी इन विषयों में पढ़ाया जाता है। तो जब उसने बताया तो सामने से एक दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा हुआ जिसका नाम था कर्नल कूट। उसने बोला बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मैं जब भारत गया और एक राजा से मेरी भिड़ंत हो गई तो उसने मेरी नाक काट दी। नाक काटने के बाद मुझे बताया गया कि आप उस फलाने गांव में चले जाइए, वहां पे ये गुरुकुल है और वहां का ये आचार्य जो है ये इस सर्जरी को करने में निपुण है, आप उधर जाकर कराइए। और मैं वहां गया, मैंने उस नाक को जुड़वाया और आज देखिए मैं उसी नाक के साथ आपके सामने। वो ठीक है कि सर्जरी हो गई, बट राजा ने नाक ही क्यों काटी? नाक इसलिए काटी क्योंकि उसका हमारे भारत के जो राजा और ये क्षत्रिय योद्धा थे, ये सब चीजें बड़े नैतिकता के साथ करते थे। आजकल तो नैतिकता बिल्कुल समाप्त हो गई है, कोई भी आकर के पीठ में छुरा घोंप देता है। तो नाक काटना जो है सबसे बड़ा अपमान का सूचक माना जाता था। शूर्पणखा जैसा। तो उसको मारा नहीं, उसके प्राण नहीं हरे।
सीधा उसकी नाक काट दी। तो ऐसा किया, फिर उसने जाके कर, तो मतलब एक बात वो मैकॉले बता रहा था, उसका प्रमाण उसी के व्यक्ति ने दिया, संसद में दिया। और ये सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं आप इसको पढ़ सकते हैं, जो लॉर्ड मैकॉले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में बोला। उसने बोला, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया बट आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर, हु इज थीफ, such wealth I have seen in this nation। ये बात उसने बोली है, people of such high caliber, ये बोली है। So I do not think we would ever conquer unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage। So I propose that we replace the old and ancient education system of India so that they will become what we want them, a truly dominated nation। अगर ऐसा करना है तो उनकी रीढ़ की हड्डी, जो इनका एजुकेशन सिस्टम है, जो उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, इसको तोड़ दीजिए। और वो उसने किया, और फिर तो आपके सबके सामने ही है। इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे एक एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था जो कि बहुत ही वेल डेवलप्ड था और काफ़ी अच्छे आउटपुट आ रहे थे, और वो फिर ब्रेक किया गया एक सिस्टम, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। मुझे अभी जो मेरे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि वो सिस्टम कैसा रहा है, और दो चीज़ें इसमें, वो जो सिस्टम था और जो आज गुरुकुल है जिसमें आप पढ़े हैं, उसमें क्या अंतर है, और आज जो आप गुरुकुल पढ़े हैं उसकी दिनचर्या दिखती कैसी है, जो हम नहीं जानते हैं कि गुरुकुल में होता क्या है। वो थोड़ा सा आप स्पष्ट कुछ प्रकाश डालेंगे तो दर्शकों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, दिनचर्या की यदि बात करें तो दिनचर्या में तो पहले में और अब में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया है। पहले भी जो दिनचर्या थी लगभग वैसी दिनचर्या है, सुबह उठने से लेकर के, और सबसे पहले नित्य कर्म आदि करके अपने सारे कार्यों से निवृत्त होके सारे जितने विद्यार्थी हैं वो सब यज्ञ आदि करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ करते हैं। फिर उसके बाद उनका पठन पाठन शुरू होता है अलग अलग विषयों का। फिर आगे, और इसमें भी जो अलग अलग विषय होते हैं वो एक एक घंटे, क्या समय सीमा क्या रहती है? जैसे आज पीरियड्स होते हैं ना, एक एक घंटे कुछ इसी तरीके का है। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो प्रैक्टिकल एजुकेशन ज्यादा होती थी। अब उतना प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं रह गई है, लेकिन बहुत सारे गुरुकुल में अभी भी उसी तरीके से पढ़ाई होती है। उदाहरण के लिए जैसे जहाँ स्वामी रामदेव पढ़े, गुरुकुल कालवा जो हरियाणा में है, वहाँ आज भी ऐसी पढ़ाई होती है जैसे प्राचीन समय में होती थी। गुरु शिष्य परंपरा, कोई बुक्स है ही नहीं, कोई आचार्य हैं, उनके दिमाग में ही सब कुछ छपा हुआ है। कोई डिग्री मिलेगी ही नहीं आपको, आपको भिक्षा ही मांग के आनी है गांव में से। सारे ब्रह्मचारी जो किसी भी वर्ण का है, चाहे किसी के पिता सेठ साहूकार हो, चाहे किसी के पिता बहुत बड़े ब्राह्मण हो, चाहे किसी के पिता जूते सिलने का काम करते हो, चाहे किसी के पिता कहीं योद्धा हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई कुछ भी किसी भी पृष्ठभूमि का हो, बस वो इंसान होना चाहिए। गुरुकुल में ये परंपरा चलती है, वो इंसान होना चाहिए, वो वहां पे पढ़ेगा। और चाहे कोई सेठ का भी बालक है तो उसको भी आसपास जो गांव में जो लोग रहते हैं, जो गृहस्थ आश्रम के लोग हैं, उनसे जाकर के भिक्षा मांगनी है, लेकर के आना है, फिर उससे सबको खाना है। इससे ये क्यों होता है? क्योंकि इस परंपरा से अहंकार का भाव नहीं आएगा। एक सेठ का बच्चा जब झोली फैला करके गांव में जाकर के भिक्षा लेकर के आएगा, उसके मन में अहंकार नहीं आएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और निषादराज गुह जब एक गुरुकुल में पढ़ते हैं तो अहंकार नहीं आएगा कि मेरे पिता तो चक्रवर्ती राजा हैं। नहीं, वो हर व्यक्ति वहां पर समान है, इक्वल है। तो ऐसे भी गुरुकुल हैं आजकल जहां पर इस परंपरा से पढ़ाई होती है। स्वामी रामदेव खुद भिक्षा मांग करके लाते थे, परंतु विद्या में इतने निपुण हो गए कि आज दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चर भी वही है। आप उनकी बिल्डिंग्स जाकर के देखिए। आप कभी आए हरिद्वार? नहीं आए। उनकी बिल्डिंग्स देखिए जो उन्होंने गुरुकुल की बनाई। दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल, 500 करोड़ रुपए का गुरुकुल बनाने जा रहे हैं। एक गुरुकुल 500 करोड़ का बन चुका है जो नालंदा की तर्ज पे बना है। तो ये
कहाँ से आया? एक गुरुकुल में पढ़ने वाला इतना बड़ा आर्किटेक्चर डेवलप कर लिया। दुनिया में हमारी आयुर्वेद की मेडिसिन को मेडिसिन का दर्जा नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो कहते थे क्लिनिकल ट्रायल कंट्रोल से होकर के गुजरना बहुत जरूरी है, ऐसे हम नहीं देंगे। स्वामी रामदेव ने कहा ठीक है, हम दुनिया का सबसे पहला आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाते हैं। उन्होंने आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया। और जब कोरोना महामारी आई, सरकार के पास मशीन नहीं थी, रामदेव जी ने अपने इंस्टीट्यूट में से सरकार को मशीन दी कि कोई मशीन थी ऐसी जो उपलब्ध नहीं थी, तो वो मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता, उन्होंने उपलब्ध कराई। तो वो कैसे गुरुकुल से पढ़े? वहां उनके पास आज तक कोई डिग्री नहीं है, स्वामी जी के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उनको बुला करके डॉक्टरेट की ऑनररी डिग्री दे रही है कि आप हमारी डिग्री ले लीजिए। तो ये उसी परंपरा से होता है और ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वंदना जो चौहान जी हैं, अभी डीएम है उत्तराखंड में एक जिले की, वो कहाँ से पढ़ी? गुरुकुल चोटीपुरा से पढ़ी। आप जाकर के देखिए गुरुकुल चोटीपुरा, 1000 से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं वहां। वो ब्रह्मचारिणियों का गुरुकुल है। उनको तलवार सिखाना, उनको कराटे सिखाना, उनको मलखम का युद्ध सिखाना, और उनको वेद भी पढ़ाना, उनको विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, उनको योग भी पढ़ाया जाता है, उनको दर्शन और साहित्य भी पढ़ाया जाता है, और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। एक बच्ची से मैं मिला अभी पिछले दिनों में, मुंगेर एक कार्यक्रम में गया था, मैंने आपको बताया भी था, बिहार जा रहा हूँ। तो मुंगेर में बड़ा सामान्य सा गांव था। गांव की महिलाएं, गांव के बुजुर्ग बैठे हुए थे, और आपको मालूम है गांव की भीड़ में आपको देखने से लगेगा अनपढ़ लोग बैठे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम उसके बीच में एक प्रोफेसर भी बैठा है, उसके बीच में एक MBBS MD डॉक्टर भी बैठा है, पर वो सामान्य रहता है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसने लूज सा पजामा पहना है, ढीला सा कुर्ता पहना है, आपको लगेगा ऐसे गंवार लोग हैं। नहीं, वहां पर एक एक व्यक्ति बड़ा विद्वान और बड़ा मतलब बड़े पद का आदमी बड़ी सरलता से साइकिल से आता है। तो हमको लगता है गाँव मतलब पिछड़ा नहीं। तो उसी भीड़ में से एक पिता निकल के आए, तो मुझे मेरे से अलग से आके मिले कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को गुरुकुल चोटीपुरा में डाला है। तो मैंने बोला ठीक है, उनसे मिलवाइए। तो लेके आई अपनी दोनों बेटी। क्या अंग्रेजी बोलती थी दोनों बच्ची, क्या हिंदी बोलती थी, क्या मतलब उनको अलग अलग भाषाएं भी उनको पता थी। और ये जो डायरी है, आंख पे पट्टी लगा दो उसकी, आंख पे पट्टी लगाकर वो ऐसे करके पढ़ जाती थी। तो मैंने बोला ये बोले हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता है। आंख पे पट्टी लगा दो, उसके हाथ में कोई चीज दो, इसका रंग क्या है, बता देगी कि ये काले रंग का है। ये सब विद्याएं आज भी उन गुरुकुलों में पढ़ाई जा रही हैं। और वो गांव की लड़की, उसके पिताजी वहां सामान्य व्यापारी, पर उसके मन में विचार कैसे आया कि अपनी बेटी को गुरुकुल। और आदमी अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता। आज बच्चों को इतना पैम्पर करके रखते हैं उनको। तो उस सोच में उस बिहार के आदमी ने अपनी बेटी, दोनों बेटियों को गुरुकुल में दे दिया। और बिहार में तो मैं इतना जब जाता हूं तो गांव गांव में बच्चे जो हैं गुरुकुल में भेज रहे हैं लोग। तो ये परंपरा आज भी जीवित है। तो विषय हमारा मूल क्या था? विषय हमारा मूल ये है कि गुरुकुल क्या आज के अलग है पुराने गुरुकुल से? हाँ, और आज के थोड़ा बहुत अलग है। हाँ, लेकिन बहुत हर तरह की, ये 5 उंगलियां हैं जैसे, 5 का साइज जो है वो अलग है। इसी प्रकार हर प्रकार का गुरुकुल आज देश में विद्यमान है। आपको अपने बच्चे को केवल विद्वान बनाना है हर विषय का, तो आप गुजरात में रोजड़ में भेज दीजिए। आपको अपने बच्चे को भाषा वैज्ञानिक बनाना है, तो आप उसको हरियाणा के कालवा में भेज दीजिए, खानपुर गुरुकुल में भेज दीजिए। आपको अपने गुरुकुल को IAS बनाना है, अपनी बेटी को PCS बनाना है, IPS बनाना है, तो गुरुकुल चोटीपुरा में भेज दीजिए। आपको अपने बच्चे को वैज्ञानिक बनाना है और साइंटिस्ट बनाना है, या आपको उसको बहुत बड़ा कोई डॉक्टर चिकित्सक बनाना है, तो स्वामी रामदेव क्या भेज दीजिए। हर तरीके का गुरुकुल विद्यमान। स्पेशलाइजेशन भी है। उसको डिग्री वाला बच्चा बनाना है, हाँ, तो आप उसको गुरुकुल ज्वालापुर में भेज दीजिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भेज दीजिए। लाइन लगती है। गुरुकुल प्रभात आश्रम जो मेरठ में है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग लाइन में लग करके एडमिशन लेने आते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं मिलता। गुरुकुल चोटीपुरा में एडमिशन नहीं मिलता बच्चियों को। बड़ी बड़ी हाई क्वालिफाइड, ये नहीं कि जो सब जगह से रिजेक्ट हो गया, अरे बड़ा नाक में दम कर दिया हमारे बच्चे ने, क्या करें, इसको ऐसा करो गुरुकुल में डाल दो। वो गुरुकुल लेगा ही नहीं उस बच्चे को, क्योंकि वहां है ही नहीं जगह।
अवेलेबिलिटी नहीं है, सीट ही नहीं है, आप लाइन में लगे रहो, आप किसी से सिफारिश कराओ, आपके बच्चे को नहीं लिया। आचार्य कुलम में बड़े बड़े शिक्षा मंत्रियों का फोन जाता है, हमारे बच्चे को ले लो, हमारे फलाने को ले लो, ढिकाने को ले लो, नहीं, जगह ही नहीं है। क्वालिफाई कीजिए एग्जाम, हमें गुरुकुल में अनपढ़ लोग नहीं चाहिए, क्रीम चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम होता है बिल्कुल, गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ में एंट्रेंस के बिना एडमिशन नहीं, और एक क्रीम बच्चा है वहां पर। आप आचार्य कुलम में एंट्रेंस एग्जाम, गुरुकुल कांगड़ी में एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऐसे किसी को भी नहीं लिया जाता। गुरुकुल पौंधा देहरादून में एंट्रेंस एग्जाम होता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ है, आप ऐसे नहीं निकाल सकते। हाई क्वालिफाइड एग्जाम आपको निकालना पड़ेगा, तब आपको एडमिशन देंगे। और कहाँ से बच्चे शुरू करते हैं? सिक्स क्लास से प्रारंभ होता है। और ये भी मुझे लग रहा है लोगों के लिए एक आई ओपनर भी है, बिल्कुल, कि गुरुकुल में एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, और वो भी इतने मतलब डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा खासा है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने जितने सारे गुरुकुल के नाम बताए होते हैं तो मुझे पता भी नहीं थे। लोग पूछते हैं कि किस गुरुकुल में जाएं, और किस मैं कहा कि मैं अपने किसी चिर परिचित से आपको ये बताऊंगा, आज इसके माध्यम से लोगों को पता भी चलेगा। तो ऐसा नहीं है, वहाँ क्रीम को रखा जाता है, और फिर अगर बाय द वे वो थोड़ा पढ़ने में होशियार है और घुस भी गया एंट्रेंस क्लियर करके, लेकिन उसके संस्कार अच्छे नहीं है, वो उस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, तो वो 10 दिन भी वहां टिक नहीं सकता। गुरुकुल जो रोजड़ में है, वहां के आप ब्रह्मचारी को देखो, वहां की जो संचालक है, ऑल इंडिया रेडियो पे आप एक आवाज सुनते होंगे पहले कि आज इस गाने की फरमाइश हुई है, एक महिला बड़ा अच्छा बोलती थी, वो उस गुरुकुल की आचार्य हैं, मुनि रित्तमा जी। आप उनको सुनिए, इस पे बड़ा अच्छा उनका YouTube और ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, मैं मेरे साथ एक रिसेंट बात हुई, एक लोगों ने मुझे अप्रोच किया, उनको कोई पिक्चर बनानी होगी या मूवी बनानी होगी, उनको लगा कि चूंकि मैं रिसर्च करते रहता हूँ विभिन्न विषयों में, एंशिएंट इंडिक हिस्ट्री में, तो उनको लगा कि मैं कुछ उनकी सहायता कर पाऊंगा। फिर यही चर्चा चलने लगी, मैंने कहा आप गुरुकुलों से संपर्क करिए। मैं तो फिर भी पढ़ के बता रहा हूँ ना, गुरुकुल तो उस पर शोध करके बैठा है। आपके लिए अच्छा है कि आप गुरुकुलों में बात करिए, जो आपको प्रत्यक्ष सही बताएंगे। मैं उतना ही बताऊंगा जो मैं 4 किताब पढ़ा हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि गुरुकुल से वो मुझे नहीं लग रहा है वो चीज मिलेगी, क्योंकि आप देखिए कि हमारे आपके एजुकेशन सिस्टम को देखिए, तब हम यहाँ पर पहुंचे हैं, और गुरुकुल में तो आज तक मैंने किसी गुरुकुल के बच्चे को टॉप पोजीशन पे पहुंचते नहीं देखा है। तो वो बोले कि ये बात मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने किसी को देखा है टॉप पोजीशन पे गुरुकुल के बच्चे को? तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद सरस्वती से हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं प्रॉपर गुरुकुल से हूँ, और ये भी नहीं कहूंगा कि मैं बहुत टॉप पोजीशन पे हूँ तो मैं यूट्यूबर ही। तो ये जो आप अभी बता रहे हैं ना कि ये IAS फलाने IAS फलाने CEO फलाने FM या रेडियो में जो DM ये लोग गुरुकुल से हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं इस मंच पे, जो बहुत लोगों की सोच को तोड़ने वाला है। और आज ही नहीं है ये, उस समय 1902 में जब स्वामी श्रद्धानंद ने अपना घर बेच करके गुरुकुल बनाया था जंगल के बीच में, उनके पास कोई विद्यार्थी आने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपने 2 बेटे थे, इंद्र और हरीश, दोनों को सबसे पहले गुरुकुल में डाला, और एक बेटा जाकर के राज्यसभा का सांसद बन गया, और उनके गुरुकुल के कई बच्चे पढ़ करके इस देश की संसद में बैठे। प्रकाशवीर शास्त्री, गुरुकुल ज्वालापुर का जो स्नातक था, जो बैचलर था, प्रकाशवीर शास्त्री को नेहरू जिस दिन मालूम था कि प्रकाशवीर शास्त्री का आज व्याख्यान होना है, तो नेहरू उस समय संसद में जरूर होते थे सुनने के लिए कि ये जो विद्वान है क्या ऐसी बात बोलेगा। तो ऐसा नहीं है, कितने विद्वान इन गुरुकुलों से निकले हैं, देश की संसद में बोले, विदेशों में जाकर के बोले। और इसमें दुखद क्या मैं बताऊं आपको, दुखद ये कि जब हम गुरुकुल की बात करते हैं और पूछते हैं ना कि गुरुकुल से कौन विद्वान है, तो ले देके फिर वो आर्यभट्ट, फिर वो भास्कराचार्य, इन्हीं को बताएंगे। आज आपके माध्यम से मैं जान रहा हूँ कि प्रेजेंट सिचुएशन में, जबकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा व्यापक है, उसके बीच में लोग ऐसे निकले, वो आपसे जानने को मिल रहा है। बाकी पहले तो और बातचीत होनी चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जितना मार्केट क्योंकि आप 4 रील देखेंगे, 4 बातें तो बता देंगे, देखो सुश्रुत थे गुरुकुल से, देखो आर्यभट्ट थे गुरुकुल से, तो वो 5-6 नाम है जिनको पकड़ के लोग गुरुकुल को डिफेंड करते हैं। लेकिन आज ये आपके माध्यम से जानने को मिल रहा है कि आज के भी समाज में बहुत ऐसे व्यक्तित्व हैं जो टैलेंटेड हैं और गुरुकुल से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। ये जो हमारे गुजरात प्रांत है, इसके मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव रहे IAS ऑफिसर, वो गुरुकुल के पढ़े हुए थे।
और अभी वो वानप्रस्थ लेकर के साधना करते हैं उधर ही गुजरात में। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। आपको थोड़ा सा मैं कहता हूं लोगों से कि आपको बाहर निकलना होगा, आपको थोड़ा सा भ्रमण करना होगा, जाकर के देखना होगा। इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं जो इन गुरुकुलों से निकल करके आए हैं, और इन लोगों को क्या सरकारें सम्मान नहीं देती। जिस चोटीपुरा का मैंने नाम लिया, वहां की आचार्य सुकामा जी को अभी पद्मश्री मिला। यहाँ गुजरात में एक मुनि 94 साल के, उन्होंने वेदों का भाष्य गुजराती भाषा में किया, उनको भी पद्मश्री मिला। हम लोगों को केवल ये देखना है कि एकता कपूर को पद्मश्री मिला, हमको देखना है आमिर खान को मिला, कंगना रनौत को मिला, हमको केवल ये लोग दिखते हैं। पर हम ये नहीं देखते कि एक फल बेचने वाले को भी मिला है, उसने ऐसा क्या फल बेचने में यूनिक काम किया है जो उसको मिला। ये हम लोगों की क्योंकि सोच जो है आज के इंसान की बड़ी संकुचित सी हो गई है। आपने गुरुकुल चोटीपुरा की बात की, महिलाओं की शिक्षा पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर एक मिथ भी फैलाया जाता है कि गुरुकुल में महिलाओं की शिक्षा नहीं दी जाती, जबकि अगर आप एंशिएंट गुरुकुल में जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर महिलाओं की शिक्षा की बात है। इनफैक्ट ताजुब तो ये होता है कि चाइना जैसे कंट्री, यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में अभी 18वीं सेंचुरी तक महिलाओं को कोई शिक्षा नहीं थी, ऑक्सफोर्ड में तो एंट्री भी नहीं थी। और वो बात करते हैं, और वो इस सिस्टम की बात करते हैं कि आपके यहाँ महिलाओं को शिक्षा नहीं दी गई। कहीं ना कहीं कुछ मुझे आपसे भी जानना है, लेकिन आपसे जानना है कि ये जो कोएड है, जैसे मैं तो बॉयज़ स्कूल में ही पढ़ा हूँ 12th तक, और वहाँ गर्ल्स नहीं थी। बहुत से ऐसे स्कूल हैं, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो केवल गर्ल्स के लिए हैं। आपको क्या लगता है कि आप कोएड से हैं कि? मैं कोएड से। हाँ, तो आप चूंकि कोएड से हैं तो मुझे आपसे जानना है कि क्या ये जो एजुकेशन सिस्टम है कोएड का, ये प्रोग्रेस, ये कहीं हेल्प कर भी रहा है कि सच में सेपरेट करना चाहिए? और गुरुकुल भी, ऐसे गुरुकुल हैं जो साथ में पढ़ा रहे हैं कि अभी भी सेपरेट है? नहीं, सेपरेट ही है और वही परंपरा भी है। हाँ, तो इस पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सेपरेट होना चाहिए कि कोएड में वो व्यक्तित्व विकास है? मैं दोनों एस्पेक्ट बताऊंगी इस चीज़ के। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें आपके जैसा था, शिशु मंदिर था, जो गुरुकुल नहीं था, पर कुछ ना कुछ उसके जो छींटे थे उस परंपरा के, वो हमारे विद्यालय में थे। तो भैया बहन दोनों पढ़ते थे, पर भैया बहन रहते थे। भैया बहन बोला जाता था, और रक्षाबंधन मनाया जाता था हमारे यहाँ। ठीक है, इनफैक्ट मुझे लग रहा है मैम को बहन जी बोला जाता था। बहन जी बोला, आचार्य जी बहन जी। ठीक है, पर आप जैसे बोल रहे हैं कि अलग अलग होना चाहिए, इसकी अपनी एक खूबी है, और वो ये है कि दिमाग डाइवर्ट नहीं होता है, बच्चे फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, और अगर दोनों बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, मेल फीमेल जो बालक और बालिका अगर एक साथ पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मॉडर्न एजुकेशन में जब आप आगे जाते हैं तो वो कम्युनिकेशन होल्ड करना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि मैंने जब स्कूल से निकल के ये देखा, भले ही मैं कोएड में थी, पर चूंकि वो भैया बहन वाली कल्चर थी जिसमें मैं भैयाओं से मैं बात नहीं कर सकती थी, मैं भैया बहन के साथ रहते रहते भी अलग अलग ही पढ़े, अलग ही एक ग्रुप बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। और टीचर्स और कॉलेज का जो ट्रस्ट है वो भी नहीं एक्सपेक्ट करता है कि आप एक दूसरे में इतना ज़्यादा घुले मिले। तो मैंने ये परेशानी देखी है कि जब मैं मास्टर्स या बीटेक में गई, जब मैंने बैचलर्स किया, तो वो जो एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने का टाइम था वो नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और तो आपका कहना है कि कोएड में पढ़ने के बावजूद ये समस्या आपने फेस की कि आपसे कॉन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं हो पा रहा? तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो बच्चे अकेले अलग अलग ग्रुप में पढ़ते हैं उनके लिए डिफिकल्टी है, बट कोएड में भी इस तरह की डिफिकल्टी आ रही है। ये बता रही हूँ कि किस तरीके के स्कूल्स होते हैं उस तरीके का होता है। देखिए, जब बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा डिजास्टरस रिजल्ट्स भी आते हैं। बहुत सी ऐसी वीडियोस भी वायरल होती हैं छोटे छोटे स्कूल के क्लास के बच्चों की, रील बन रही है, लड़के लड़की रील बना रहे हैं बैठ के। तो वो चीज़ें भी हैं, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग बोलेंगे कि हम यहाँ प्रोग्रेसिव थॉट की बात कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये सब क्या बात। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे स्कूल है जहाँ लापरवाही से बच्चियाँ कुछ और ही कर रहे हैं।
उनका कुछ और ही चल रहा है। और अगर आप टीचर के एंगल से भी देखेंगे तो अगर जो कोविड सिचुएशन है, कोविड स्कूल्स हैं, वहाँ पर बच्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक टीचर के लिए, क्योंकि वो एक बढ़ती हुई उम्र होती है। उस समय मुझे ऐसा लगता है ज्ञान की तरफ ज़्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन जो आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे रील्स बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। मैं कोविड के अगेंस्ट नहीं हूँ, मॉडर्न सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर कहीं एक ऐसा बैलेंस बनाना चाहिए कि बच्चे जब आगे समाज में जाएं तो डरे भी नहीं कॉन्वर्सेशन करने में, और फोकस भी उनका बना रहे अध्ययन में जब वो पढ़ रहे हैं स्कूल में। जैसे मुझे क्या लगा था कि कोविड के बच्चे ज़्यादा अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम बीइंग फ्रॉम अ फुल्ली बॉयज़ कॉलेज, या फिर कोई लड़की जो केवल ही लड़कियों के बीच में रही है, उसके लिए सडनली किसी कॉर्पोरेट में जाके वो मैनेज करना कॉन्वर्सेशन को मुश्किल होगा। आप कि क्या व्यू है, क्यों गुरुकुल ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया कि लड़कों का एक गुरुकुल होना चाहिए और लड़कियों का एक होना चाहिए? उसके पीछे कोई विचार है, कोई थॉट, फिलॉसफी? हाँ, विचार ये है कि जैसे उन्होंने बताया कि एक एकाग्रता बनी रहती है, और दूसरा कि कुछ मर्यादाएं, कुछ सीमाएं होती हैं, और तीसरी बात ये है कि जो गुरुकुल होते हैं ये आवासीय विद्यालय होता है। ये नहीं है कि आप आए और 5 बजे घर चले गए, 4 बजे चले गए, 2 बजे चले गए। तो जब 2 बजे तक वाले स्कूल में भी, विद्यालय में भी बच्चों को संभालना टीचर्स के लिए, अध्यापकों के लिए इतना कठिन हो जाता है, तो वो तो कई महीनों तक रहते हैं, और फिर कभी छुट्टियां पड़ती हैं साल में एक बार, तो थोड़े दिन के लिए घर जाते हैं। और विशेषकर जो बालिका के माता पिता, उनको तो चिंता और तो सेफ्टी के पर्पस से भी ये अच्छा है। तो इसलिए ये नियम तो होना ही चाहिए, और फिर एकाग्रता भी बनी रहती है, और एक विधा, एक परंपरा है कि महिलाओं को, जो कन्याएं हैं उनको जो संभालने वाली, उनका संरक्षण करने वाली, उनको पढ़ाने वाली, उनको ज्ञान देने वाली एक महिला आचार्य होगी, और एक जो बॉयज का है, जो बालकों का है, पुरुष गुरुकुल है, वहां पर एक आचार्य होंगे। तो ये विधा एक परंपरा है, और ये ठीक है मेरे हिसाब से। तो जिन लोगों को लगता है ये गलत है, तो उसके जो दुष्परिणाम है वो आप देख सकते हैं। जहां पर कोएड है, जहाँ एक साथ बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं, वहां कितनी पढ़ाई होती है और कितनी मवालीगिरी होती है, ये आप के सामने ही अब तो सब देख ही रहे हैं, इस पे सब कुछ आता है। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये जो अलग अलग बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाने वाली जो परंपरा है, मुझे लगता है कि इसके आउटपुट्स ज्यादा है। मतलब इससे ये तो क्लियर होता है कि गुरुकुल में बालिकाएं भी पढ़ती हैं। बिल्कुल पढ़ती हैं, सेपरेट गुरुकुल है, बिल्कुल पढ़ती हैं। और ऐसे मतलब संख्या में थोड़े कम होंगे, हो सकता है कुछ है कि हैं संख्या में गुरुकुल? काफी गुरुकुल हैं, मैं तो काफी गुरुकुलों में गया हूँ। गुरुकुल कासगंज में है, और इधर नजीबाबाद में है, रुड़की रोहतक में है, कई जगह ऐसे गुरुकुल हैं। ये लोगों को लगता है कि गुरुकुल नहीं है, लेकिन गुरुकुल हैं। आपको थोड़ा सा निकलना होगा, और कन्याओं के लिए भी हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं नहीं, महिलाओं को गुरुकुल में नहीं पढ़ाना है, उनको वेद नहीं पढ़ना है, उनको शास्त्र नहीं पढ़ना है। तो भाई इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? इसका मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि आपको पढ़ना है और आपको नहीं पढ़ना है। इसका सर्टिफिकेट भी वही लोग देंगे जिन्होंने ये टेक्स्ट हमको दिए हैं, जिन्होंने ये पुस्तकें, ये ग्रंथ जहां से हमको मिला है, वो बताएंगे कि ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। लेकिन वेद तो हमको नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और महिलाएं सब पढ़ेंगी। ऐसा नहीं कि शूद्र नहीं पढ़ेगा, महिला नहीं पढ़ेगी और केवल ब्राह्मण पढ़ेगा, नहीं। वो तो कह रहा है, परमात्मा तो कहना है सबके लिए, ये कल्याणकारी जो ज्ञान है ये सबके लिए। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, गायत्री मंत्र विशाल जी तो पढ़ सकते हैं, पर मनोज्ञा जी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ये महिला है। क्यों नहीं पढ़ सकते? नहीं, अभी पढ़वा देंगे। नहीं, और मुझे बोला भी क्या है, मैंने बहुत लोगों से सुना क्यों नहीं पढ़ सकते? मैंने इशिता जी को एक एपिसोड में पढ़वा दिया था, तो पढ़वा देंगे। ये एक बेसिक सा प्रश्न होना चाहिए। जो भी व्यक्ति कहे कि विशाल जी आप तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हो, पर मनोज्ञा जी नहीं पढ़ सकती, तो बिना किसी तर्क वितर्क, बिना किसी कुतर्क के, बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी कारण के हम केवल इतना सा पूछें कि इस गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है।
गायत्री मंत्र का अनुवाद क्या है? क्या कुछ ऐसा अनुवाद है कि महिला यदि पढ़ेगी तो वो मर्यादा के बाहर चला जाएगा? केवल इतना सा अनुवाद है, हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मनोज्ञा जी पढ़ ले, मैं पढ़ लूं, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, सभी तो यही बोलते हैं। मंदिर के सामने बैठ के क्या कहते हैं कि हम भाई परमात्मा हमको सही दिशा दिखाओ। वो गायत्री मंत्र भी वही कह रहा है। अंतर इतना है कि वो इनको अंग्रेजी आती है तो ये अंग्रेजी में बोलते हैं, आपको हिंदी आती है आप हिंदी में बोलते हो, वो संस्कृत जानते हैं इसलिए वो सीधा गायत्री मंत्र बोल देती हैं। दुख किस बात का है? दुख केवल इस बात का है कि मनोज्ञा जी पढ़ लेंगी तो महिला कहीं हम पर जो है शासन ना कर ले, कल के दिन महिला कहीं हम लोगों को संस्कृत ना पढ़ाने लग जाए, उनको इस बात की टेंशन है, इसलिए वो डिस्क्रिमिनेट करके रखना चाहते हैं। लेकिन लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट करता है, धर्म डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, शास्त्र डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। अगर छुआछूत कहीं है तो लोगों के मन में है, वेद के अंदर नहीं है, दर्शन और उपनिषद में नहीं है। यदि कहीं जातिवाद है तो आपके मन में है, ग्रंथ जातिवाद नहीं। कहीं बलि प्रथा है तो आपके मन में है, ग्रंथों में नहीं है। इसीलिए इस मन की बात को इस पे मत थोपिए। तो गौतम जी, और अंतिम एक चीज बस मैं आपसे चाहूंगा। हमारा एक बुक रिकमेंडेशन रहता है। अच्छा। और चूंकि मैं पुस्तकों से जोड़ना चाहता हूँ और धर्म भी ग्रंथों पर आधारित एक ज्ञान जो लेना है, सबसे ज़्यादा शांति उसी में है। आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, तो पुस्तकों को मेरे भी करीब हैं। मैं चाहूँगा आप एक पुस्तक या दो जितना भी आपको मना है, मिनिमम एक पुस्तक आप हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करें, जिससे वो भी अपने खाली समय में पुस्तकों से जुड़ें, पुस्तकों को पढ़ें और ज्ञान को और भी अपना आगे बढ़ाएं। आप इस कैमरे में बता सकते हैं और आप इस कैमरे में बता सकती हैं। ठीक है। जिस विषय पे आज चर्चा हुई है, ये ट्रूथ और मिथ के बीच में ये संसार घूम रहा है। बहुत सारे लोगों को जो बात है वो मिथ लगती हैं, जो बात नहीं है तो ट्रूथ लगता है। तो ऐसे लोगों को मैं एक पुस्तक सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसका नाम है मैक्स मुलर द्वारा वेदों का विकृतीकरण। मैं क्या सोचा था आप सत्यार्थ प्रकाश बोलेंगे, सही बताऊं? नहीं, क्योंकि चर्चा अभी जो चल रही है उसके विषय में मुझे बताना बहुत जरूरी था। और ये पुस्तक बड़ी ही रामबाण है। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको ये जो पूरा षड्यंत्र चला है इस संसार में और आज भी जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो मैक्स मुलर द्वारा वेदों का विकृतीकरण जो पुस्तक है केवी पालीवाल जी की, वो पुस्तक आप जरूर पढ़ें। बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन उसमें जो प्रमाण दिए हैं, उसमें जो रेफरेंसेस दिए हैं पुराने 100 साल पुराने, वो आपको आपके नेत्रों को खोलेंगे। और दूसरी पुस्तक तो आपने बताई थी द लाइट ऑफ ट्रूथ, जो है वो तो हर दृष्टि से आपके लिए सहयोगी है ही। तो नौजवान उसको तो पढ़ें ही, हमारी बहनें तो विशेष रूप से पढ़ें, क्योंकि बहनों के ऊपर अभी ज़्यादा संकट है। नौजवानों बालकों पर भी है, पर बहनों पर अधिक संकट है। तो बहनों को आत्मरक्षा के लिए एक हथियार चाहिए। अपने पर्स में 1 लाख का आईफोन आप लोग रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए, परंतु एक 100 रुपए की किताब भी आप रखिए, और ना केवल रखिए, उसको पढ़िए और एक शब्द को मनन करके पढ़िए, तो आपका जीवन जो है बड़ा प्रकाशमय होगा। तो मेरा यही आपसे निवेदन है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी। मुझे जो प्रथम पुस्तक आप बताएं वो आज ही ऑर्डर हो जाएगी मेरे यहाँ, क्योंकि जैसे ही गेस्ट बता के जाते हैं वैसे ही मैं मंगा लेता हूँ। आप मनोज्ञा जी कुछ? मैं चाहूंगी कि लोग मानस से शुरुआत करें, रामचरित मानस का पाठ करें और उसको भक्ति भाव से पढ़ने के साथ साथ आप थोड़ा सा लॉजिकल माइंड के साथ भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और मानस के साथ पहले शुरुआत मानस से करें, फिर रामायण पे जाएं, तब आपको कहीं ना कहीं अपने रामायण, राम जी का पूरा इतिहास समझ में आएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो ये जो भी चीज़ें, जिस तरीके से भी क्वेश्चंस, जो भी आपको राम जी के ऊपर इतने प्रश्न चिन्ह उठते आए हैं, सभी चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा रामायण में। पर शुरुआत मानस से करिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम लोग पॉडकास्ट के इस डिस्कशन के, पॉडकास्ट तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, पर चूँकि पॉडकास्ट के रूप में भी रिलीज़ होगा, तो इस डिस्कशन के हम अंतिम समाप्त कर रहे हैं।
और कैरम तो आज नहीं हो पाया, लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा अच्छी हुई। मेरा तो हो गया, आप लोगों का आपने तो, मैं बता रहा हूँ, ये 2 मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट्स गुरुकुल की शिक्षा के सामने धराशायी हो चुके हैं। ये देखिए 2-2 जा रहा है क्या एक साथ? हर तरफ जा रहा है। तो इसी के साथ बहुत अच्छा आपसे विदा लेंगे और धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। बहुत बहुत आभार।